की विधायिका का राज्य की विधायिका पे केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। और वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती है जब ऐसा होता है? बात में आप क्लियर है? तो अब हमें ऐसे ही जो है उसी टॉपिक को देखना है। तो यहाँ पे टॉपिक बना लीजिएगा कि राज्य सूची पे जो है संसद के द्वारा बनाया जाने वाला कानून, यानी वो कौन कौन सा समय है जब ऐसा होता है। तो अगला टॉपिक लिख लीजिएगा। कुछ भी डाउट से कुछ पूछना चाहते हैं जल्दी से पूछ लीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए जल्दी से। नहीं पूछना चाहते हैं तो जल्दी से बता दीजिए। देखते इस चीज को समझते हैं, देखते हैं। देखिए, तो मैंने आप लोग को बताया था कि संघ सूची पे संसद कानून बनाती है, राज्य सूची पे सामान्य परिस्थिति में राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जब राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है। यही मैंने कल बताया था कि भारतीय संविधान संघात्मक होने के बाद भी संकट के समय एकात्मक हो जाता है। और इसका प्रमाण यही है कि संकट की स्थिति में, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में, राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति जो है केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद को प्राप्त हो जाता है। तो संविधान के कई अनुच्छेद उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया जिसमें संसद को यह शक्ति हासिल हो जाती है। तो कौन कौन से प्रावधान है, कौन कौन सी शक्ति है? तो पहला मैंने कल आप लोग को बता दिया था, अगर आप लोग को याद हो, कि राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पे, ये वाला मैंने कल बता दिया था, याद है आप लोगों को? 2/3 वाला आर्टिकल 249। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था सारी स्थिति इसमें। ठीक है, अब हमें बताना था दूसरा वाला कि वो दूसरी स्थिति कौन सी है। पहला वाला क्लियर है? पहला वाला हमने बता दिया था, क्लियर है ना? पहला वाला बता दिया था राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पे। दूसरा मुझे बताना है, ठीक है ना? यार खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाने के बाद ना नींद आने लगता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान, ये दूसरी स्थिति है जब संसद को राज्य सूची पे जो है कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो समझिएगा इसको। तो इस शक्ति की चर्चा जो है आर्टिकल 250, 352, 353 और दो में जो है स्पष्ट किया गया है। ठीक है, यानी इन 3 आर्टिकल्स में जो है बताया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है कैसे केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद को जो है राज्य सूची के विषय पे जो है कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो समझते हैं आर्टिकल 250 क्या कहता है। तो आर्टिकल 250 कहता है या स्पष्ट करता है कि जब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू है, जब तक देश में या देश के किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू है, तब तक संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी। ये आर्टिकल 250 कहता है। तो संसद के द्वारा निर्मित ऐसी विधियां जो है आपात की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने की अवधि पूरी होते ही समाप्त हो जाती है। एकदम क्लियर है? यानी कि संसद को यह शक्ति आर्टिकल 352 के तहत घोषित जो आपात होता है उसी के तहत प्राप्त होती है, और आर्टिकल 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात में नहीं। तो याद रखिएगा 360 के तहत जो है वित्तीय आपात भी होता है, और वित्तीय आपात के कंडीशन में जो है ऐसी कोई शक्ति जो है नहीं प्राप्त होता है संसद को। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत जो आपात की घोषणा होती है उसमें यह शक्ति जो है प्राप्त होती है। 360 के तहत जो वित्तीय आपात होता है उसमें यह शक्ति प्राप्त नहीं होती। क्लियर है? तो आर्टिकल 250 आप लोग को क्लियर हो गया होगा, 352 आपको राष्ट्रीय आपात क्लियर हो गया होगा, और 360 में जो वित्तीय आपात है उसमें यह शक्ति प्राप्त नहीं होती। अब देखिए आर्टिकल 251 भी यहां से थोड़ा सा हेल्पफुल है। आर्टिकल 251 में बताया गया है कि जिस समय आपात की उद्घोषणा के कारण राज्य सूची के किसी विषय पे संसद के द्वारा निर्मित विधि लागू रहेगी,
उस दौरान राज्य के विधानमंडल को भी उस विषय पे विधि पारित करने की शक्ति होगी, लेकिन राज्य विधि उस मात्रा तक लागू नहीं होंगी जब जिस मात्रा तक संसद द्वारा निर्मित विधि के विरोध में, यानी कि राज्य भी कानून बना सकता है जब वित्तीय जब आपातकाल लागू है और जब संसद कानून बनाया है उसी विधि पे, लेकिन वो उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि एक और स्थिति कि राज्य की सहमति से या उनके अनुरोध पे आर्टिकल 252 में कहा गया कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करते हैं कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पे कानून बना सकेगी, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल क्या करें, संसद से संकल्प पारित करके रिक्वेस्ट करें कि भैया आप थोड़ा राज्य सूची के विषय पे क्या कर दो, कानून बना दो, तो संसद कानून बना सकती है। और ऐसे कानून के संबंध में कुछ शर्त है जिसे आपको ध्यान रखना होता है आर्टिकल 252 में जो बताया गया है, जैसे कि पहला कि ये कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके विधानमंडल ने संसद से कानून बनाने का निवेदन किया है। दूसरा कि यदि कोई राज्य उस कानून को अपनाना चाहे तो वो अपने विधानमंडल में इस आशय का संकल्प पारित करके उसे स्वीकार कर सकता है, यानी कि रिक्वेस्ट किया किसी और ने और किसी और को भी पसंद आ गया तो वो भी उसका संकल्प पारित करके अपने विधानमंडल में अपना सकता है। और तीसरा कि ऐसे अधिनियम का संशोधन संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, यानी राज्यों के विधानमंडल के द्वारा नहीं। ठीक है, यानी संशोधन या समाप्ति की प्रक्रिया वही होगी जो पारित करने की थी और संसद के द्वारा ही होगी। क्लियर है, इसे राज्य का विधानमंडल समाप्त नहीं कर सकता। तो ये 3 मुख्य बातें हैं। क्लियर है, आर्टिकल 252 से संबंधित। क्लियर है, तो इस प्रावधान के आधार पर संसद ने कुछ कानून बनाए भी हैं। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों ने क्या किया, संसद से रिक्वेस्ट किया है राज्य सूची के विषय से संबंधित कानून बनाने के लिए, तो संसद ने ऐसे कानून बनाए भी हैं, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, ये आता है राज्य सूची के बीच में, लेकिन इस पे संसद ने कानून बनाया है 2 से अधिक राज्यों के रिक्वेस्ट पे। जैसे जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 संसद ने बनाया। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 संसद ने बनाया, राज्यों के क्या हुए डिमांड पे। तो ये हो गया आपके आर्टिकल 252 से संबंधित 352, 250, 360, 353 सारी बातें हो गई। सॉरी, अभी 253 बाकी है ना, 253 अभी नहीं बताया हूँ, चलिए थोड़ा सा 253 देख लीजिए। तो 253 के लिए एक हेडिंग बना लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए आर्टिकल 253। तो आर्टिकल 253 के तहत संसद को विशेष शक्ति दी गई है कि वो भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि यानी करार यानी समझौता यानी कि कॉन्ट्रैक्ट या किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या संगठन या अन्य निकाय में किए गए किसी भी नियम को लागू करने के लिए विधि पारित कर सकती है, और ऐसी विधि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए हो सकती है। तो इस आधार पर पारित की गई विधियों को किसी राज्य का विधानमंडल इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता है कि उसकी शक्तियां में कमी आई है, यानी संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए बहुत से अधिनियम पारित किए हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार उन्मुक्तिया अधिनियम 1947, जेनेवा अधिनियम 1960। ठीक है, तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए। बात समझ में आया, यानी यहाँ पे राज्य का विधानमंडल इसके विरोध में नहीं जा सकते। एक और है आर्टिकल 356। ठीक है, 356 राष्ट्रपति शासन के दौरान। ठीक है, आर्टिकल 356 यानी अगर आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात की घोषणा की जाती है तो राज्य के विधानमंडल की शक्तियां कुछ समय के लिए केंद्र को मिल जाती है। ठीक है, और इसी को स्पष्ट किया गया आर्टिकल 357 में। तो आर्टिकल 357 में बताया गया कि इस अवधि के दौरान राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद या संसद के प्राधिकार के अधीन यूज होती है। ठीक है, और आमतौर पे जो है संसद ऐसी विधेयक खुद नहीं बनाती बल्कि ये शक्ति राष्ट्रपति को सौंप देती है, और इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के आदेश ही जो है वो कानून बन जाते हैं, नहीं राष्ट्रपति के आदेश ही उस राज्य के लिए कानून की भूमिका निभाते हैं। यानी संसद में बैठ के लोग पारित नहीं करते हैं विधेयक को, बल्कि राष्ट्रपति को सौंप देते हैं संसद अपनी शक्ति, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, आदेश जारी करके कानून का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कानून राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद अपने आप समाप्त नहीं होते, ये तब तक जीवित रहते हैं जब तक कि राज्य का विधानमंडल इन्हें निरसित ना कर दे या इनके स्थान पे कोई नया विधि लागू ना कर दे। तो ये हो गया राष्ट्रपति शासन के दौरान जब राज्य के विषय पे जो है संसद कानून बना सकती है। और एक और स्थिति है जब बना सकती है राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के संबंध में, यानी ये शक्ति संसद को संघ सूची की विषय संख्या 62 और 63 से प्राप्त होती है। संघ सूची का जो विषय नंबर 62 और 63 है, इसमें बताया गया कि अगर संसद विधि के द्वारा किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर देती है तो वो उस संस्था से संबंधित सभी विषयों पर विधि बनाने के लिए अधिकृत हो जाएगी। बात समझ में? क्लियर है?
तो सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की इस शक्ति को जो है वैधता प्रदान किया है, यानी कि ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के संबंध में संसद जो है कानून बना सकती है, यहाँ राज्य का विधानमंडल बीच में नहीं आ सकता। तो ये पूरी कहानी थी आपकी एक टॉपिक का कि राज्य सूची पे संसद के द्वारा कानून बनाया जाना किन किन आधारों पे, कौन सी वो परिस्थितियां हैं जब राज्य सूची के विषय पे जो है संसद कानून बना सकती। बताइएगा ये सारे आधार जब संसद जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती। क्लियर है? कुछ बोलते ही नहीं है। अब देखिए एक स्थिति और है जहां पे संसद कानून तो नहीं बनाती है लेकिन केंद्र सरकार का राज्य की विधायिका पे नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और वो कौन कौन सी स्थिति है वहां पे कानून नहीं बनाती है संसद बल्कि नियंत्रण स्थापित हो जाता है। देखिए लिख लीजिएगा, राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण। राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण, सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेटिव। क्या है इसकी पूरी कहानी? देखिए तो संविधान में कुछ ऐसी स्थितियां की चर्चा की गई है जिसमें संसद राज्य सूची के विषय पे कानून नहीं बनाता बल्कि केंद्र सरकार को राज्य की विधायी शक्तियों पे प्रभावी नियंत्रण हासिल हो जाता है। और ऐसे प्रमुख उपबंध कौन कौन से? तो ऐसे प्रमुख उपबंध निम्नलिखित करके लिख लीजिए। पहला आर्टिकल 200। तो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। और आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो ऐसे विधेयकों पे जेबी वीटो या निरपेक्ष वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद ना चाहे तो राज्य का विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक किसी भी स्थिति में कानून नहीं बन सकता। तो आप बताइए आर्टिकल 200 के तहत अगर केंद्र का सरकार चाहता है कि ये फलानवा राज्य जो है ऐसी कानून नहीं बना सकता तो नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल को केंद्रीय प्रधानमंत्री जो कि मंत्रिपरिषद के क्या है, प्रधान है, मोदी जी कहेंगे ऐसा है राष्ट्रपति जी आप ना राज्यपालवा को निर्देश भेजिए कि इस बिल को जैसे ही विधानमंडल से पारित होकर आएगा जेबी वीटो के तहत डाल दे, अपने जेब में डाल के भूल जाए, आपको भेज दे और आप जेबी वीटो के तहत भूल जाए। तो आखिर कहीं ना कहीं राज्य विधायिका पे केंद्र का नियंत्रण है कि नहीं आर्टिकल 200 के तहत? क्लियर है? क्लियर है? आर्टिकल 200 क्लियर है? रिप्लाई नहीं आता है, पता नहीं क्या करते रहते हैं सब बच्चे। दूसरा पॉइंट कि राज्य सूची की कुछ विषय पे किसी राज्य की विधायिका में विधेयक लाए जाने की शर्त है कि उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाए, यानी ली गई हो। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आर्टिकल 304। आर्टिकल 304 क्या कहता है कि अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाने वाले किसी भी विधेयक के लिए पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है राष्ट्रपति का। तो ऐसे मामलों में अगर राष्ट्रपति यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद ना चाहे तो राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। तो ये भी नियंत्रण बना दिया, राज्य विधायिका पे केंद्र का नियंत्रण हो गया। क्लियर है? दूसरा वाला क्लियर है? सर अगर एक बार रख लेता था, लेता है, पर सेम विधेयक राज्य विधानसभा पता नहीं क्या कहते, एक हिंदी टाइपिंग आता है आनंद जी, एक हिंदी में आता है टाइप करने का, उसको लिख लीजिए, वो कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी में टाइप किया कीजिए आप लोग सवाल अपने एकदम स्पष्ट तरीके से। देखिए आर्टिकल 304 क्लियर है? अब देखिए अगला पॉइंट देखिए आर्टिकल 360। इस पे कानून बनाने की शक्ति नहीं, अभी बताया था बीती बात।
ठीक है। तो आर्टिकल 360 के तहत अगर वित्तीय आपात की घोषणा की गई है तो राष्ट्रपति को यह शक्ति मिल जाती है कि वो राज्यपाल को निर्देश दे कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन और वित्त विधेयक अनिवार्यता उसके विचार के लिए आरक्षित किया जाए, रिजर्व किया जाए। नहीं कानून नहीं बनाएंगे लेकिन रिजर्वेशन के लिए तो रख ही लेंगे कि क्या करना है, पास होने देना है कि नहीं होने देना। तो ये 3 आर्टिकल जो है कहीं ना कहीं राज्य विधायिका पे केंद्र का नियंत्रण का मतलब क्या हुआ, समझ गए ना, संसद का नियंत्रण। क्लियर है, बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? बताइए जी। अगर विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास रख लिए फिर से वैसा ही विधेयक संसद पारित कर दे तो राष्ट्रपति रखें तो संसद कैसे पारित करेगा, संसद पारित करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति फिर से उसे रख लेंगे, है फिर से राष्ट्रपति रख लेंगे, फिर से भेजेगा संसद, फिर से राष्ट्रपति रख लेंगे। अभी क्लियर है? एक बार आज पाल क्या लिखें जी, एक बार आजा, आजा पाल, अच्छा राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल विधेयक को रख लेता है तो दूसरी बार सेम विधेयक राज्य विधानसभा भेजे तो फिर रख लेगा, फिर रख लेगा आनंद जी। फिर रख लेगा, 10 बार भेजेगा, 10 बार रख लेगा, क्या दिक्कत? यही तो मैं कह रहा हूं, सानवी जी का और आपका सवाल दोनों सेम कैसे हो गया जी, राजपाल। क्लियर है, आगे बढ़े। तो एक बड़ा सा लंबा चैप्टर जो है आपका टॉपिक जो है खत्म हुआ, खत्म तो नहीं हुआ है, बस कुछ चीजें मैंने स्किप कर दिया क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इतना ही है। ठीक है, विधायी संबंध आपका खत्म हुआ। बताइए किसी को कोई आपत्ति, विधायी संबंध में कोई दिक्कत? बताइए विधायी संबंध में किसी को कोई दिक्कत? तो यहां से विधायी कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे कि आर्टिकल 249, अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों में विधि बनाने की संसद की शक्ति है, आर्टिकल 249। आपातकाल में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति, आर्टिकल 250। दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, आर्टिकल 252। अंतर्राज्यीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधि, आर्टिकल 253, 251, 254, 255, ये सारा आर्टिकल्स मैंने आपको बताया। ठीक है, तो विधायी संबंध में इतनी चीजें थी, ये तीनों सूची मैंने आपको बता रखा है डिटेल में। 247 भी बता सकता हूं कि अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना बंद करने की संसद की शक्ति है, और ये सारी चीजें तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो अब हम अगले संबंध पे चलें। अगला संबंध है आपका कौन सा संबंध? प्रशासनिक संबंध, जो कि बहुत ही छोटा है, मजा आ जाए, बहुत छोटा है, बहुत आसान है, सबसे सरल। ठीक है, स्टार्ट करें। बोलो बबुआ। अरे बबुआ 360 और 356 और 360 में पूछना क्या चाहते हैं यार, एक तो हमको ही नहीं समझ में आता है कि फाउंडेशन बैच में 356 और 360 इतना बार पढ़ाया फिर भी कंफ्यूजन है, किस लिए? आज ना मैं बहुत गलती किया खाना खा के। चल, तो प्रशासनिक संबंध देखते हैं जो कि भाग 11 में प्रशासनिक संबंध जो है 256 से 263 के मध्य दिया गया है। डालिए हेडिंग, इतना पढ़ लिए जी। देखिए केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध, ठीक है, ठीक है। देखिए तो इसका पहले संवैधानिक प्रावधान लिख लीजिएगा कि प्रशासनिक संदर्भ, सॉरी, लिख लीजिएगा यहाँ पे प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यपालिका
संबंधी तालमेल से है, यानी कि क्या संबंध है। और संविधान का, लिख लीजिए, संविधान भी लिख लीजिए, आज की बार बार भूल जाएंगे आप। ठीक है, संविधान का भाग 11 अध्याय 2 का शीर्षक है क्या, प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध। और इसके अंतर्गत आर्टिकल 256 से 263 शामिल है। शामिल है। और इनमें आर्टिकल 261 और 263 का ज्यादा संबंध केंद्र राज्य की बजाय विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों से। इसे भी लिख लीजिएगा कि आर्टिकल 261 से 263 का संबंध, का ज्यादा संबंध केंद्र राज्य की बजाय विभिन्न राज्य के प्रशासनिक संबंध, वर्णन। तो ये हो गया आपका सामान्य सा परिचय चैप्टर से, इस टॉपिक से। रुचि जी कह रही हैं कि हम बोलेंगे तो भी आप मैसेज नहीं देखेंगे, आप हमारा मैसेज देखते ही नहीं है। आशुतोष जी लिखे हैं कि आर्टिकल 356 और 360 के तहत राज्य के लिए कोई कानून बनाता है। 360 के तहत मैंने अभी अभी आशुतोष जी बताया कि वित्तीय आपात के तहत संसद को कोई अधिकार नहीं है कानून बनाने का। तो ये आपने स्टेटमेंट ही गलत लिख दिया कि 360 के तहत राज्य के लिए अगर कोई कानून बनाता है संसद, तो क्या राष्ट्रपति शासन हटने के बाद वो 6 महीने से ज्यादा लागू रह सकती है? रह सकती है, अगर वो उसका विधानमंडल उसको पारित करते। अगर नहीं पारित कर गए तो खत्म 6 महीने के बाद। और 360 में कोई भी जो है कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। ठीक है। और रुचि जी आपका तो पता नहीं क्या लिखी है आपने, क्या आप हमारा मैसेज नहीं देखते हैं। जब आपका मैसेज देखते नहीं है तो पढ़ कैसे रहे हैं, कहाँ आपने क्या लिखा है? मुझे एक भी रुचि जी का कमेंट नहीं दिखा जहां पे उन्होंने कुछ पूछा है। बकवास, फर्जी का मतलब कमेंट करते हैं केवल, बिना काम का एकदम। जितना आपने ये लिखने में मेहनत किया कि आप मेरा मैसेज नहीं देखते हैं, इतने में आपने डाउट्स लिख लिया होता। केवल बकवास करने का काम है। चलिए, सामान्य से परिचय हो गया। कुछ डाउट से तो लिखिए, मैं पानी लिखाता हूँ, जो भी डाउट से लिखिए।
देखें किनका क्या डाउट्स आया है। चल चल तो इसको देखने से पहले, केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध को देखने से पहले एक टॉपिक और लिख लीजिए जो आनंद जी ने लिखा है, उनका डाउट्स है, उस टॉपिक को लिख कर लेते हैं। इसको हम बाद में करेंगे, पहले एक दूसरा टॉपिक कर लेते हैं। एक टॉपिक जो केंद्र राज्य के, ठीक है, एक टॉपिक यहाँ पे और कर लेते हैं हम लोग। एक टॉपिक आपके विधायी संबंध में ही एक टॉपिक और लिख लीजिए जो आपके आनंद जी का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि केंद्र और राज्यों की विधियों में अगर विरोध हो यानी टकराव हो, यही सवाल था ना आपका आनंद जी, यही सवाल था ना, यही सवाल है ना आपका। देखिए ये मॉर्निंग का सवाल इस समय पूछ रही है, क्या बताएं आप लोगों को। तो मॉर्निंग का सवाल मॉर्निंग में पूछना चाहिए था ना, अगर वहां नहीं देखा तो फिर अगली क्लास में कल वहां बताना चाहिए था ना। और ये ईगो लेके जो आप लोग क्लास में बैठ जाते हैं ना, ईगो लेके मत बैठिए मेरे क्लास में कि एक बार पूछेंगे सर नहीं देखेंगे तो ईगो ले लेंगे कि सर बताते नहीं है देखते नहीं। ऐसा ईगो लेके मेरे क्लास में एकदम मत बैठिए, मैं पहले बता देता हूँ। विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जैसा रहिए। अगर एक बार में नहीं देखता हूं कमेंट तो 4 बार कमेंट कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं ऑल टाइम आपका कमेंट खोल के नहीं बैठा रहता हूँ। ईगो पे ले लेते हैं कि यार हमारा कमेंट तो सर देखे ही नहीं, अब हम पूछेंगे ही नहीं, अब हम कंप्लेन करेंगे कि सर तो कमेंट ही नहीं देखते हैं। कमेंट में उस लायक दम होना चाहिए, कमेंट आपके उस लायक होना चाहिए जिसे मैं पढ़ूं और पढ़ के यहाँ बोलूं। हो सकता है देखा हूं और काम का आपका कमेंट ना इग्नोर कर दिया हूं, कौन सी बड़ी बात है। बचपना नहीं गया, बड़े हो जाइए थोड़ा सा आप लोग। देखिए समझिएगा, केंद्र और राज्यों की विधियों में अगर विरोध हो टकराव हो तो उस कंडीशंस में क्या होता है और क्या है प्रावधान। तो संविधान के इस प्रश्न पे विचार किया गया कि अगर किसी विषय पे केंद्र और किसी राज्य की विधियों में टकराव हो जाता है तो उसका समाधान कैसे होगा। तो ऐसे जो उपबंध है ना, मुख्य रूप से आर्टिकल 254 में दिया गया, 254 में दिया गया। हालांकि आर्टिकल 251 में भी इससे संबंधित कुछ प्रावधान हैं, लेकिन मुख्य रूप से आर्टिकल 254 में है। तो अब समझिएगा कि क्या कहते हैं ये दोनों आर्टिकल्स और इसमें से क्या बातें निकल के आती। तो अगर विधियों में टकराव होता है तो प्रायः 2 प्रकार का टकराव होता है। पहला कि शक्ति बाह्य होना कहते हैं, यानी दूसरे को विरोध कहते हैं। अब शक्ति बाह्य होना कहते हैं और एक को कहते हैं विरोध। अभी दूसरों में क्या अंतर है, यानी जो टकराव होता है वो 2 तरीके से होता है। देखिएगा, एक होता है शक्ति बाह्य, इसी टॉपिक को मैंने स्किप किया था, लेकिन जब आनंद जी ने सवाल पूछा तो मुझे बताना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ये बताना नहीं चाहता था। क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और जब बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो बच्चों वाली चीजें पढ़ा के निकल जाना चाहिए। पढ़ रहे हैं, देखिए शक्ति बाह्य एक टकराव को कहते हैं, 2 प्रकार का टकराव होता है, एक को कहते हैं शक्ति बाह्य और दूसरे को कहते हैं विरोध। तो शक्ति बाह्य का क्या अर्थ होता है। शक्ति बाह्य का अर्थ होता है कि 2 में से एक विधानमंडल, 2 में से एक विधानमंडल वह विधि बनाने के लिए सक्षम था ही नहीं जिसे लेकर टकराव की स्थिति बनी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस विधि को पूरी तरह शून्य घोषित कर देता है। यानी कि राज्य का विधानमंडल और संसद की किसी नीति में अगर किसी कानून को लेकर टकराहट होती है तो वहां पे एक टकराहट का प्रकार हो सकता है शक्ति बाह्य। और शक्ति बाह्य का मतलब क्या है कि 2 में से, यानी कि संसद और राज्य का विधानमंडल, दोनों में से एक विधानमंडल को वो विधि बनाने के लिए सक्षम था ही नहीं जिसके लेकर टकराव की स्थिति में। यानी कि आप लड़ तो रहे हो लेकिन किसी एक को इसमें से शक्ति बनाने का अधिकार ही नहीं है उस मुद्दे पे। बात समझे। तो ऐसी स्थिति में जब टकराव होती है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस विधि को पूरी तरीके से शून्य घोषित कर देती है और ऐसी विधि उसी तारीख से शून्य हो जाती है जब से वो लागू हुई होती थी, लागू हुई थी। टकराव का वास्तविक अर्थ जो है यहाँ पे विरोध से। तो अब दूसरा आता है, एक ये शक्ति बाह्य हो गया, शक्ति बाह्य का मतलब समझ गए। एक होता है विरोध।
विरोध का क्या मतलब है? तो इसका अर्थ है कि दोनों विधानमंडल यानी केंद्रीय विधानमंडल और राज्य का विधानमंडल, दोनों विधानमंडल अपनी अपनी विधि बनाने के लिए सक्षम थे, लेकिन दोनों की विधियों के कुछ हिस्से एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ऐसे में यह तय करना होता है कि दोनों में किस विधि के हिस्से अपनी सीमाओं के बाहर चले गए, ताकि उन हिस्सों को शून्य घोषित किया जा सके और ऐसी विधियों का बाकी हिस्सा जो है वैध ही बना रहता है। तो ये होता है विरोध के केस में। तो दो विधियों में सचमुच विरोध है या नहीं है, यह तय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पैरामीटर्स, कुछ कसौटियां, कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं। और ऐसी कसौटियां मुख्यतः जो है, आपको एक केस मिलता है 1979 में, एस करुणानिधि बनाम भारत संघ 1979 में, और कुछ मामलों में जो है ऐसी शर्तें दी गई। तो इसी केस में जो है मैं लिख देता हूं, एम करुणानिधि, एम करुणानिधि बनाम भारत संघ 1979। ठीक है, एम करुणानिधि बनाम भारत संघ 1979। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैरामीटर दिया कि दो विधियों में सचमुच विरोध है कि नहीं है, ये कैसे तय किया जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय किस पैरामीटर पे इसे तय करे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शर्तें बताई, कुछ तरीके बताए, जिसमें से पहला बताया सर्वोच्च न्यायालय ने क्या, कि न्यायालय जो है, प्राथमिक कोशिश यही होनी चाहिए न्यायालय की कि किसी विधि को शून्य घोषित ना करना पड़े। इसलिए न्यायालय जो है ये पूर्व मान्यता लेकर चलेगा कि दोनों विधियों में विरोध नहीं है, यानी न्यायालय जब उसकी सुनवाई कर रहा होता है तो वो मान के चलेगा कि इसमें विरोध ही नहीं है। ठीक है, तो विरोध को सिद्ध करने की जिम्मेदारी उस पक्ष पे होगी जिसने विधि को चुनौती दी है। ठीक है, तो ये पहला कसौटी है। दूसरा, कि किसी पक्ष का ये दावा करना कि दोनों विधियों में टकराव की संभावना है तो विरोध के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जाएगा। किसी पक्ष का अगर ये दावा है कि दोनों विधियों में टकराव की संभावना है तो विरोध के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जाएगा, भाई दोनों एगेंस्ट है इसलिए इसको क्या माना जाएगा, यानी कि विरोध का प्रावधान नहीं माना जाएगा। तो विरोध वास्तविक होगा तो न्यायालय किसी विधि को शून्य घोषित करेगा और वो साबित करना पड़ेगा। तो दो विधियों के विरोध तभी माना जाएगा जब कुछ शर्तों को पूरा किया जाता है, और न्यायालय ने इसी में वो शर्तें बताई कि वो कौन कौन सी शर्तें। तो अगर दोनों विधियों में प्रत्यक्ष टकराव हो, जैसे एक विधि कहती हो कि कार्य करना व्यक्ति का अधिकार है जबकि दूसरी विधि कहती हो कि वो अपराध है, तो इसे विरोध माना जाएगा। न्यायालय ने बताया, एग्जाम्पल देखिए, कि अगर दोनों विधियों में प्रत्यक्ष टकराव हो, जैसे कि एक विधि कहती है कि कोई कार्य करना व्यक्ति का अधिकार है और किसी दूसरी विधि कहती है कि नहीं, कार्य करना अपराध है, तो ये एक दूसरे का विरोध है कि नहीं है, तो इसे विरोध माना जाएगा। इसे प्रत्यक्ष टकराव है, इसे विरोध माना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल भी दिया यहाँ पे कि अगर दोनों विधियों की विषय वस्तु समान हो लेकिन उनमें ऐसा टकराव हो कि दोनों साथ साथ ना चल सकती हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि एक ही अपराध के लिए एक विधि अधिकतम 5 साल की सजा रखे जबकि दूसरी विधि न्यूनतम 7 साल की सजा रखे, यानी काम एक ही और सजा अलग अलग। तो भाई यहाँ पे क्या है, विषय वस्तु समान है लेकिन टकराव है, तो इसे टकराव माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर इसने एक और स्थिति क्लियर की कि अगर संसद ने समवर्ती सूची के किसी विषय पे कोई ऐसी विधि बनाई है जो संपूर्ण यानी एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट प्रकृति के, तो राज्य ने उसको उस पर कोई अगर विधि बनाई है तो चाहे दोनों विधियों में कोई विरोध ना हो, राज्य द्वारा निर्मित विधि शून्य ही मानी जाएगी। तो ये तीन मामला जो है, तीन बातों से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया भाई कि क्या है मैटर पूरा केंद्र और राज्यों की विधियों में विरोध को लेकर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मैंने कहा ना कि आर्टिकल 254 जो है केंद्र और राज्यों की विधियों में विरोध को लेकर कुछ प्रावधान करता है, तो क्या क्या प्रावधान है अब उसे समझते हैं। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर। पूछिए, कुछ यहां तक डाउट है तो पूछिए। पॉलिटी भी एग्जाम्पल के तहत पढ़ा रहे हैं, तब वो नहीं समझ। पूछिए। सर, अगर कोर्ट के द्वारा किसी मामलों में कोर्ट का आदेश हुआ कि ये मामला राज्य के अंदर आता है और बाद में केंद्र विधेयक पारित करके संसद में उसके संशोधन कर दे तो पारित हो सकता है। सर, अगर कोर्ट के द्वारा किसी मामले में कोर्ट का आदेश हुआ कि ये मामला राज्य के अंदर आता है और केंद्र विधेयक पारित कर दे, यानी कि संसद ने विधेयक पारित कर दिया तो उसे संशोधन कर दे तो वो विधेयक पारित हो सकता है। देखिए मैंने क्या कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध जाते हैं तो सिंपल सी बात है, उसे खारिज कर देगी सुप्रीम। अब जैसे आप समझिए, आपने कहना अगर ये चाहते हैं कि पहले से ही कोर्ट ने निर्धारित कर रखा है कि ये विषय जो है राज्य के विषय के अंतर्गत है, तो केंद्र उस पर कानून बना ही नहीं सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जा ही नहीं सकती है। सिंपल सी मुद्दा है। अगर जाएगी तो न्यायपालिका सीधे बोल देगी भाई हमने निर्णय दे रखा। ठीक है, या उसकी सुनवाई की जाएगी। ठीक है, और एक क्या सकती है, एक और सवाल है कि सक्षम मीन्स क्या होता है। सक्षम मतलब आपका प्राधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है। क्षेत्राधिकार नहीं होता है, आपका प्राधिकार यानी टोटल आपके क्षेत्राधिकार क्या है, आपको कानून बनाने की शक्ति क्या है, आप किस विषय पे कानून बना सकते हैं, सारी चीजें आ जाएगी सक्षम का मतलब। जैसे मैं आपसे कहूं दीपिका जी कि आप कितनी सक्षम है, तो आप क्या कहेंगे कि मैं खाना बनाने में सक्षम हूँ, मैं पढ़ने में सक्षम हूँ, मैं हिस्ट्री
हिस्ट्री को समझने में सक्षम हूं, मैं ज्योग्राफी समझने में सक्षम हूं, मैं पॉलिटी समझने में सक्षम हूं, तो हर प्रकार का सक्षमता आती है वहां पे, सिर्फ क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 254 में ऐसे विरोध के संबंध में जो है कुछ निश्चित उपबंध है कि अगर केंद्र राज्य की विधियां अगर टकराती हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि पहला, कि अगर संसद की कोई ऐसी विधि है जिसे पारित करने के लिए वो सक्षम है, कौन सक्षम है? संसद सक्षम है, यानी कि संघ सूची का विषय। यदि संसद की कोई ऐसी विधि है जिसे पारित करने के लिए वो सक्षम है, सक्षम का मतलब क्या है कि या तो वो संघ सूची का विषय है या तो समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि संसद को क्या है, शक्ति है संघ सूची और समवर्ती सूची में विषय पे कानून बनाने के लिए। तो अगर संसद की कोई विधि है जिसे पारित करने के लिए वो सक्षम है, सक्षम का मतलब सीधा सा है कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय से रिलेटेड कोई मुद्दा है। और अगर राज्य का विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधि संसद की उस विधि के विरोध की स्थिति में है, यानी जिसमें संसद सक्षम है, तो राज्य की विधि विरोध की मात्रा तक सुननी होगी। कितने लोगों को समझ में आया कि नहीं, बताइएगा। अभी जो मैंने स्टेटमेंट बताया ये कितने लोगों को समझ में आया और नहीं आया? अब देखिए ये तो पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति है कि अगर संसद ने, ये पहली स्थिति थी, दूसरी स्थिति कि अगर संसद ने अपनी विधि राज्य विधानमंडल के बाद पारित की है समवर्ती सूची के विषय में, तो ये भी उपबंध लागू होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं, बस टकरा गया, संसद का अधिकार है और राज्य का विधानमंडल टकरा गया, तो बस आपका विधि उस मात्रा तक सुनी होगा जिस मात्रा तक संसद से टकरा रहा है। तो ये आर्टिकल 254 का पहला प्रावधान। ठीक है, या फिर से बताने का सक्षम नहीं हूं, आई एम वेरी टायर्ड। एक बार बताया समझ आया तो ठीक, नहीं आया दोबारा सुन, आई एम वेरी टायर्ड। दूसरा विधि क्या कहता है, अरे यार चल जा चल जा चल। दूसरा क्या कहता है कि अभी जो मैंने पहले में बताया उसी के अपवाद की बात करता है। दूसरा क्या, कि अगर राज्य के विधानमंडल ने समवर्ती सूची के विषय पर कोई विधि बनाई है जिसका कोई अंश संसद के द्वारा पहले से बनाई विधि के उपबंध के विरुद्ध है, तो ऐसी विधि को राष्ट्र के विचार के लिए आरक्षित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई तो विधि संसद की विधि के विरोध में होने के बावजूद भी राज्य में प्रभावी होगा। यानी कि राष्ट्रपति ने अगर कह दिया कि ठीक है भैया तुम्हारी नीति सही है, तो वहां पे संसद जो है शून्य हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था। लेकिन इसके बाद भी संसद की ये शक्ति बनी रहेगी कि वो किसी भी समय उस विषय पे कोई नई विधि बनाए और ऐसी विधि राज्य की उस विधि का संशोधन या समाप्ति करने में सक्षम होगी। इस बात को याद रखिएगा। तो यही था आर्टिकल 254, केंद्र और राज्यों की विधियों के विरोध में क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, ये था पूरा मुद्दा। चलिए हो गया ना। तो ये एक ही टॉपिक मैंने स्किप किया था, लेकिन आनंद जी के सवाल की वजह से ये टॉपिक जो मैंने स्किप किया था वो मजबूरन मुझे बताना पड़ गया। बताना नहीं चाहता था, क्योंकि कभी कभी आप लोग के मतलब डेडिकेशन को देख के लगता है ना कि क्या ही इनको मैं पूरा अपना 100% दिए जा रहा हूँ, जब ये लेने के लिए तैयारी नहीं है। मैं कहता हूँ ना, क्लास में अगर सही स्थिति में रहिएगा, सही तरीके से रहिएगा, तो मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन अगर जहाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो बस मन करता है कि हटाओ या काहे अपना खोपड़ी खराब करें। ठीक है, तो वही है, चीजों को अच्छे तरीके से लेने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, चलिए तो अगला हमारा टॉपिक है, ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने स्किप किया था जिसे आप लोग समझ लिए हैं। अगला टॉपिक कहाँ गया, ये रहा। देखिए इसे, केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध। तो इसका सामान्य से परिचय तो मैंने आपको बता दिया कि प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यपालिका संबंधी तालमेल से है। और संविधान के भाग 11 अध्याय 2 का शीर्षक क्या है, प्रशासनिक संबंध। और इसके अंतर्गत आर्टिकल 256 से 263 शामिल है। और इसमें भी मैंने थोड़ा सा और वर्गीकरण कर दिया कि आर्टिकल 261 और 63 का 61, 62, 63 का संबंध जो है वो केंद्र राज्य की बजाय राज्य की प्रशासनिक संबंधों का वर्णन, यानी अलग अलग राज्यों के बीच में क्या प्रशासनिक संबंध होगा उसका वर्णन है। तो ये आपका सामान्य सा परिचय हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जबकि शेष यानी जो बच गया, जैसे 256, 257, 258, 259, 260, यानी कि शेष अनुच्छेद में जो है केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है। और इसके अलावा संविधान के कुछ अन्य हिस्सा जैसे कि आपातकाल से जुड़े प्रावधान भी इस विषय की चर्चा की गई है। ठीक है, तो कुछ गैर संवैधानिक परंपराएं भी हैं जो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक तालमेल में सहायक होती है। तो इन सभी को अब हम अध्याय को एकदम आराम से इन सभी मुद्दों को समझेंगे, सभी आर्टिकल्स को, सभी प्रावधान को। तो सबसे पहला यहाँ से संबंधित जो प्रावधान है और वो है आपका सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध क्या होता है केंद्र और राज्य के मध्य में।
तो एक टॉपिक आज क्लियर करते हैं, कल उसको आगे बढ़ाएंगे। रहने देते हैं यार, कल ही करते हैं, रहने देते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कल ही करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कल करेंगे, इसके आगे कल करेंगे। कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, कल करेंगे। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। यार थकान हो गया है आज, आज मुझे 2 घंटे का आराम चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ आराम करने। अगली क्लास 3 बजे होगी, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का। 2 घंटा में अभी एकदम जम के आराम करने वाला हूँ। आज आज लग रहा है कि आज ताकत की कमी आ गई है। और आपको पता है कमजोर इंसान ज्यादा गुस्सा करता है, इसलिए खुद पे कमजोरी हावी नहीं होना चाहिए। देखिएगा जो पतले दुबले इंसान होते हैं ना, बहुत गुस्सा करते हैं। जो थोड़े शरीर से हट्टे कट्टे ताकतवर होते हैं उनको गुस्सा कम आता है। क्यों? क्योंकि सक्षम इंसान जल्दी गुस्सा नहीं करता। गाइड इंसान हो या कमजोर इंसान हो, बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो समझ नहीं रहे थे। आप गांव में देखते होंगे जब 2 बच्चे लड़ते थे, उसमें जो ताकतवर लड़का था वो गाली नहीं देता था, पीट देता था। आज जो पतला दुबला लड़का होता था वो क्या करता था? गाली देता था, क्योंकि उसको मार नहीं पाता था, वो गाली देता था गुस्सा होके। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, कोई नहीं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अरे कुछ नहीं थी। हाँ तो हम कहाँ गुस्सा करते हैं? हम कभी गुस्सा किए हैं आज तक? हम डांटते हैं, और डांटने का मतलब गुस्सा नहीं होता। डांटने का सीधा सा अर्थ है कि आपने कुछ गलत किया और उस पर आपको डांट पड़ी, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं डांटता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता, और मुझे कोई अधिकार नहीं है आप लोगों पे गुस्सा करने। ये तो आप लोगों का शब्द है जो आप लोगों ने बोल देते हैं कि गुस्सा गुस्सा। ठीक है, नहीं नहीं, आपने गलत लिखा था रुचि जी, आप मानिए या ना मानिए, आपने गलत लिखा था। मुझे सबसे ज्यादा बुरा इसी बात का लगता है। आप किसी व्यक्ति से कहिए, एक मूवी देखें आप लोग जिसमें जूही चावला थी और एक टकलू करके व्यक्ति था, और उसमें जूही चावला कहती है कि हम आपको गुस्सा दिला देंगे। टकला कहता नहीं, मैं गुस्सा हो ही नहीं सकता। वो कहती नहीं, मैं आपको गुस्सा दिला दूंगी। वो कहता है टकला नहीं, मैं गुस्सा हो ही नहीं सकता। जूही चावला उसको ये बात इतनी बार कहती है कि वो टकला गुस्सा हो जाता है। तो आपकी जो बात थी ना रुचि जी, कुछ इसी प्रकार का था। क्या था? सुबह की क्लास में आपने कोई डाउट्स पूछा, मैंने उसे नहीं देखा, और आप इस क्लास में अभी आपने कुछ नहीं पूछा है, और आपने क्या लिखा कि मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी, आप मेरा डाउट्स देखते ही नहीं हो। अब ये एज ए टीचर देखने के बाद बुरा तो लगेगा ना। जब मैं हर एक व्यक्ति के डाउट्स को देखता हूं, अगर रिलेवेंट रहता है जरूर रिप्लाई करता हूं। सुबह की क्लास का बात आप इस क्लास में कर रही हैं, पहली गलती। दूसरी बात की नहीं बताया, कोई बात नहीं, इग्नोर हो गया होगा, अभी पूछ लीजिए कुछ डाउट्स है तो। ये कौन सा तरीका है कि सुबह नहीं बताएं तो अगली क्लास में भी नहीं पूछेंगे? आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। सिंपल सी बात है यार, सबके सवालों का जवाब देना चाहता हूं, आपके सवाल होने चाहिए उसमें। कभी कभी होता है कि यार दिख नहीं पाता है क्वेश्चन, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानबूझ के इग्नोर करते हैं, वो बताने लायक नहीं होता है। तो इसको ईगो पे नहीं लेना है यार सुबह सर ने मेरी कमेंट नहीं देखा, अब मैं अगला कमेंट ये करूंगा कि सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते इसलिए हम कमेंट नहीं करेंगे। व्हाट इज दिस? पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, तो क्या होता है ना, इंसान को अपनी गलती नजर नहीं आती। ठीक है, गलत है, इस मामले में थोड़ा सा अपने में सुधार कीजिए। ठीक है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। अरे हमें गुस्सा आता ही नहीं, सही बात है यार, मैं कभी गुस्सा करता ही नहीं। देख रहे हैं कितना खुश हूं, मैं गुस्सा नहीं करता कभी नहीं। नेवर। यार गुस्सा करने का अधिकार भी तो नहीं है ना। गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना, जो मैं पढ़ा सकता हूँ, आपको समझाना, जो कि मैं समझा सकता हूँ। आप गलत करोगे तो मैं आपको डांट सकता हूँ, ये हमारा अधिकार है। गुस्सा करने का अधिकार नहीं। गुस्सा हम उन लोगों से करते हैं जिनके साथ हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, रिलेशन होता है, जैसे कि भाई हैं, बहन है, मम्मी है, पापा है, उनके साथ इंसान गुस्सा होता है। आप लोग विद्यार्थी हैं, और आपका और मेरा एक ही संबंध है, आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। और पढ़ाई में आप अगर गलती करोगे तो मैं आपको डांट सकता हूँ, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, गुस्सा नहीं कर सकता। ये आप लोग को लगता है कि मेरी डांट आपको गुस्सा लगती है, वो आपकी गलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तुम गुस्सा होते हैं ना, अपनों से गुस्सा होते हैं। अब जैसे जस्ट इमेजिन कीजिए हमारी कोई गर्लफ्रेंड हो, हमने उसको कॉल किया और कॉल ना उठाए, वहां हम गुस्सा होंगे ना कि कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने। तो गुस्सा का अलग अलग जगह होता है, हर जगह हम गुस्सा नहीं हो सकते ना असल में। तो गुस्सा का स्थान अलग होता है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। ये भी बात सही है किरण जी कि प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले लोगों को गुस्सा उस्सा नहीं आता है। अब देखिए सत्यवादी भाई, उनके सवालों का जवाब दीजिए आप लोग थोड़ा, इनका हेल्प कीजिए। सत्यवादी जी का, आनंद जी, पुराने विद्यार्थी लोग, थोड़ा इनको हेल्प कीजिए। ठीक है, और बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री में। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, धन्यवाद। पासवर्ड मिल जाएगा, और कैसे मिलेगा अभी कुछ विद्यार्थी आपको बता देंगे। चलिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।